किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। पुस्तिका का शीर्षक है कार्ल मार्क्स, जीवन और शिक्षाएं। इस पुस्तिका को लिखा है ज़ेल्डा काहन कोर्ट्स ने। सर्वप्रथम ये पुस्तिका अपने मूल रूप में सन 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की चौथी कड़ी। मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत। मार्क्स का मूल्य का सिद्धांत राजनीतिक अर्थशास्त्र की विवेचना के रूप में पहली बार 1859 यानी 1859 में सामने आया। प्रस्तावना में वे अपना सामान्य सिद्धांत स्पष्ट करते हैं, जो आगे चलकर उनके सारे अध्ययन के लिए एक सामान्य सूत्र का काम करता है, अर्थात वस्तुगत भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति पर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की सामान्य विशिष्टताओं की निर्भरता। और ये सूत्र इस पुस्तक समेत उनके सारे लेखन में विद्यमान है। प्रारंभ में इस कृति की योजना राजनीतिक अर्थशास्त्र के एक संपूर्ण ग्रंथ के प्रथम खंड के रूप में बनाई गई थी। बाद में ये योजना त्याग दी गई और विवेचना का सारतत्व संक्षिप्त रूप में पूंजी के प्रथम खंड में सामने आया, जो कि 8 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। पूंजी के अन्य 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स द्वारा संपादित किए गए। इस छोटी सी पुस्तिका में मार्क्स के आर्थिक सिद्धांतों की गहन विवेचना तो खैर असंभव ही है। हम इस विषय पर मार्क्स के मूलभूत विचारों की रूपरेखा मात्र ही प्रस्तुत कर सकते हैं। मार्क्स ने पूरे प्रश्न को ठोस ऐतिहासिक नजरिए से देखा है। वस्तुतः उनका अर्थशास्त्र भी पूंजीवादी व्यवस्था के आर्थिक ढांचे पर उनके सामान्य दार्शनिक ऐतिहासिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही है। वे श्रम, मूल्य, पूंजी, संपत्ति की चर्चा अमूर्त रूप से ऐसे नहीं करते मानो इन सभी का कोई देश काल निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व हो, क्योंकि सामाजिक संबंधों से परे इनका ना कोई अस्तित्व है, ना ही हो सकता है। अपने पूर्ववर्ती बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों के विपरीत उन्होंने प्रचलित आर्थिक व्यवस्था को ही अंतिम और एकमात्र सहज व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया। वे इसे सामाजिक विकास की एक विशिष्ट अवस्था भर मानते थे और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने श्रम व पूंजी के संबंधों और उत्पादन पद्धतियों में प्रगति के अपरिहार्य परिणामों को परिभाषित किया है। पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं के विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की संपत्ति उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तिगत सुविधा अथवा उपभोग की वस्तुओं में निहित नहीं होती। पूंजीवादी उत्पादन का विशिष्ट लक्षण और चरित्र यही है कि वस्तुएं उत्पादक अथवा मालिक की निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नहीं, अपितु मात्र विनिमय के लिए उत्पादित की जाती हैं। उत्पादित वस्तुएं सामग्री, व्यापारिक माल या अर्थशास्त्रीय शब्दावली में पण्य होती है। और क्योंकि पूंजीवादी समाज में संपत्ति पन्यों के एक विराट संचय के रूप में सामने आती है, इसलिए हमारा शोध भी पन्य के विश्लेषण से ही प्रारंभ होना चाहिए। मूल्य का सिद्धांत। अतः मार्क्स पन्य का गहन विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में उपयोग मूल्य अर्थात उपभोग के लिए इसकी उपयोगिता के अतिरिक्त इसका एक अन्य विशिष्ट लक्षण इसका विनिमय मूल्य होता है। कोई वस्तु तभी तक पन्य रहती है जब तक उसका उपयोग मूल्य स्वयं को प्रकट नहीं करता, अर्थात जब तक ये किसी भी रूप में या अंश में उपभोक्ता के उपयोग में नहीं आ जाती। किसी वस्तु का उपयोग मूल्य उसके उपभोक्ता के संदर्भ में स्वयं उस वस्तु में ही अंतर्निहित रहता है, जबकि उसका विनिमय मूल्य एक सुनिश्चित आर्थिक संबंध, अपरिहार्य रूप से एक सामाजिक उत्पाद होता है और अपने सभी विशिष्ट लक्षणों के लिए तत्कालीन उत्पादन पद्धति पर निर्भर होता है।
गेहूं के स्वाद से कोई ये नहीं बता सकता कि वो किसी रूसी भूदास, फ्रांसीसी किसान या अंग्रेज पूंजीपति द्वारा उपजाया गया है। चाहे जैसे भी उगाया गया हो, इसका उपयोग मूल्य वही रहता है। परंतु किसी सामाजिक व्यवस्था में इसका विनिमय मूल्य उस समाज में प्रचलित उत्पादन पद्धतियों से निर्धारित होता है। पूंजीवादी संपत्ति विनिमय मूल्यों का समुच्चय होती है और पूंजीवाद को समझने के लिए विनिमय मूल्य की प्रकृति और पन्नियों के वितरण की व्याख्या आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी भी फैक्ट्री उत्पाद को ले सकते हैं जो पूंजीवादी समाज में उत्पादन का लाक्षणिक स्वरूप है। इसका उत्पादन फैक्ट्री में मालिक द्वारा मजदूरी पर रखे गए मजदूरों की विशाल संख्या द्वारा किया गया। फिर ये थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के पास भेजा गया, जिसने इसका विक्रय उपभोक्ता को कर दिया। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच में बिचौलियों की संख्या कम या अधिक रही हो सकती है, परंतु उत्पादन और वितरण में उन सभी का योगदान उस वस्तु की आवश्यकता या उसके प्रति लगाव के कारण नहीं, अपितु अपने लिए मुनाफा कमाने के उद्देश्य से रहा। उन सभी के हिस्से का ये मुनाफा आया कहां से? हम मान लेते हैं कि वे सभी लोग बिल्कुल ईमानदार हैं और उनमें से प्रत्येक ने वस्तु का उचित बाजार भाव पर मूल्य भी चुकाया है। प्रत्येक ने उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए क्रय मूल्य या उस वस्तु के विनिमय मूल्य में से अपना हिस्सा प्राप्त किया। उस वस्तु का विनिमय मूल्य पहले तो थोक व्यापारी द्वारा उत्पादक को चुकाई गई कीमत में अभिव्यक्त हुआ। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि मूल्य कीमत का कारण होता है, खुद कीमत नहीं होता, और दोनों हमेशा मात्रा की दृष्टि से समानुरूप भी नहीं होते। वस्तुएं सस्ती या महंगी अर्थात अपने मूल्य से कम या अधिक कीमत पर खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि जहां मूल्य उत्पादन की सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है, वहीं कीमत व्यक्तिगत उद्देश्यों से तय होती है, अर्थात व्यक्ति द्वारा या उसके लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान, बाजार की सौदेबाजी, मांग की आपूर्ति आदि आदि। किसी वस्तु की बाजार में कीमत उसके लिए चुकाई गई कीमतों का औसत होती है और ये सदैव उस वस्तु के सामाजिक मूल्य से तय होती है। सभी पन्नियों में निहित ये सामाजिक मूल्य होता क्या है? ये होता है मानवीय श्रम। किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य उसमें निहित मानवीय श्रम जितना ही होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, और इसका अर्थ कैसी भी परिस्थितियों में किया गया श्रम नहीं है। वस्तु का मूल्य उसमें निहित सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम होता है, अर्थात तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की औसत मात्रा। यदि कोई इससे कम अथवा अधिक श्रम का उपयोग करे तो भी वस्तु का विनिमय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वो तो सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम से ही तय होता है। और ये भी कि यदि विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों में वितरण योग्य परिमाण से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उन वस्तुओं के विनिमय मूल्य में गिरावट आ जाएगी। यदि उत्पादन के उपकरणों में सुधार होता है तो संक्रमण के प्रारंभिक दौर में, जबकि उत्पादन के पुराने तरीके ही आम तौर पर स्वीकार्य हैं। किसी वस्तु का मूल्य पुरानी उत्पादन पद्धति के अनुसार सामाजिक रूप से आवश्यक मानवीय श्रम के परिमाण से निर्धारित होता है, पर नई उत्पादन पद्धति के उत्तरोत्तर प्रचलन में आने के साथ साथ मूल्य का निर्धारण भी नई व्यवस्था के अनुरूप होने लगता है। और ये नियम सभी पन्नियों पर लागू होता है जिनमें वो विशिष्ट पन्य यानी मानवीय श्रम भी सम्मिलित है, जो व्यक्ति के स्वामित्व में और उससे अवियोज्य होते हुए भी पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में पिछली सभी व्यवस्थाओं के विपरीत अन्य किसी भी पन्य की ही भांति बेचा और खरीदा जाता है। अन्य पन्यों की तरह ही पूंजीपति द्वारा खरीदे जाने पर श्रमिक की श्रम शक्ति के मूल्य का भुगतान भी उसके पुनरुत्पादन के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक मानवीय श्रम से होता है, अर्थात पूंजीपति को मजदूरी के रूप में उतनी धनराशि का भुगतान करना होगा जितनी मजदूर के अपने भरण पोषण और अपनी वंश वृद्धि के लिए जीवन की तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक है। जीवन स्तर
श्रम की आपूर्ति और मांग और अपने साझा हितों के लिए मजदूरों की एकजुटता के स्तर आदि कारकों के अनुसार ये धनराशि भी अलग अलग हो सकती है। पर जब तक समाज का मात्र एक ही हिस्सा उत्पादन से जुड़ा है और दूसरा हिस्सा उस श्रम के उत्पादों पर जीता है, तब तक श्रमिक के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली मजदूरी उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से कम ही रहेगी। यही सार तत्व है उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था का। मजदूर द्वारा अपनी मजदूरी के समतुल्य मूल के उत्पादन में लगाया जाने वाला श्रम आवश्यक श्रम होता है। उसका उत्पाद आवश्यक उत्पाद और उस उत्पाद का मूल्य आवश्यक मूल्य। मजदूरी के मूल्य के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक श्रम के अतिरिक्त लगाया जाने वाला श्रम अतिरिक्त श्रम, इस श्रम का उत्पाद अतिरिक्त उत्पाद और उसका मूल्य अतिरिक्त मूल्य होता है। यह आवश्यक से तात्पर्य उस परिमाण से है जितना तत्कालीन परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। यहाँ एक दो बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अपनी पूंजी में वृद्धि और संयंत्र और मशीनों में सुधार करके पूंजीपति अपना मुनाफा बढ़ा लेता है। यद्यपि ध्यान रहे कि मुनाफे की दर नहीं बढ़ती, पर इस विषय पर चर्चा अभी नहीं। इससे ऊपरी तौर पर यह लग सकता है मशीन ने उसका अतिरिक्त मूल्य कुछ सीमा तक बढ़ा दिया, परंतु पूंजीपति को बिक्री के लिए उत्पादित की जाने वाली मशीन भी किसी भी अन्य वस्तु की ही तरह एक पण्य होती है और इसमें निहित मूल्य भी इसके उत्पादन के लिए आवश्यक सामाजिक श्रम के बराबर ही होता है। और यही बात किसी भी वस्तु, उदाहरण के लिए कपड़े के उत्पादन से संबंधित संयंत्र, कच्चे माल और अन्य सहायक सामग्री पर लागू होती है। कुछ वर्ष बीतने के साथ साथ कच्चे माल, मशीनों आदि का ये मूल्य तैयार उत्पाद यानी कपड़े में हस्तांतरित हो जाता है। तैयार कपड़े में कपास व अन्य सहायक सामग्री का मूल्य नहीं बदलता। मशीन व संयंत्र का मूल्य नहीं बदलता, सिवाय इसके कि उसका एक अंश हस्तांतरित हो जाता है, जिसे टूट फूट या घिसाई के नाम पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। यदि मुनाफा अतिरिक्त श्रम द्वारा उत्पादित अतिरिक्त मूल्य का परिणाम है, तो फिर मशीनों में सुधार के साथ साथ मुनाफा भी कैसे बढ़ जाता है? सीधा सा जवाब है, क्योंकि मशीन समय बचाने का यंत्र है। वो मजदूर को अपनी मजदूरी के समतुल्य मूल्य का उत्पादन बढ़ाने, मूल्य का उत्पादन दिन के और भी कम घंटों में करने में समर्थ कर देता है और इस प्रकार दिन के और भी अधिक घंटे अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करने के लिए बच जाते हैं। यदि पहले मजदूर को दिन के 12 में से 6 घंटे अपनी मजदूरी के समतुल्य मूल्य के उत्पादन में लगाने होते थे, तो परिष्कृत मशीन से वो यही काम 3 घंटों में कर लेता है और इस प्रकार पूंजीपति को अपना 9 घंटों का श्रम निःशुल्क भेंट कर देता है। यही कारण है कि उत्पादन प्रणाली में हर प्रगति शोषण की दर को बढ़ाती है और मजदूरों और पूंजीपतियों के वर्गीय बैर को और भी तीखा कर देती है। ऐसा ही परिणाम अर्थात शोषण की दर में वृद्धि काम के घंटे बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है, यद्यपि उसी सीमा तक जहां तक कि वो मजदूर की क्षमता पर कोई दुष्प्रभाव न डाले। शोषण का सीधा और खुला प्रयास होने के कारण इसका प्रतिरोध होता है और पूंजीपतियों व मजदूरों के बीच कार्य दिवस को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यही परिणाम मजदूरों का जीवन स्तर गिराकर या जीविका की लागत कम करके भी हासिल किया जाता है और इससे एक और तो महिलाओं और बच्चों को काम पर रख लिया जाता है, जिनका जीवन स्तर आमतौर पर पुरुषों की अपेक्षा नीचा होता है और जो अभी तक पुरुषों की अपेक्षा उत्पादन के अधिक विनीत और निरीह उपकरण होते हैं। और दूसरी ओर मुक्त व्यापार की स्थापना करके मजदूरों के भोजन की लागत कम करके, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड के समक्ष अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा से भयभीत होने का कोई कारण उपस्थित नहीं था। ये संयोग मात्र नहीं है कि जो औद्योगिक पूंजीपति भोजन की लागत घटाने के अपने स्वघोषित लक्ष्य के लिए मुक्त व्यापार की स्थापना के लिए मुख्यतया जिम्मेदार थे, वे ही परोपकारी कार्य दिवस को छोटा करने और नितांत अमानवीय दशाओं में भी महिलाओं और बच्चों से काम लेने पर अंकुश लगाने के कट्टर विरोधी थे। और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अतिरिक्त श्रम से पैदा हुआ ये अतिरिक्त मूल्य, जिसके लिए पूंजीपति ने
कोई कीमत नहीं चुकाई है। ये ही उसकी संपत्ति और धन दौलत का स्रोत है। एक समय था जब दासों और भूदासों के स्वामी अपनी इस अचल संपत्ति के उत्पादन को सीधे सीधे अधिग्रहित कर लेते थे और उनके भोजन वस्त्र आदि का वैसे ही ध्यान रखते थे जैसे अपने मवेशियों के भोजन वस्त्र आदि का। पर अब मनुष्य बाहरी तौर पर स्वतंत्र है और अनुत्पादक वर्गों की संपत्ति एक रहस्य बनी है। पर रहस्य मात्र ये है, यानी पूंजीपति द्वारा मजदूर के अतिरिक्त श्रम या उत्पादित अतिरिक्त मूल्य का अधिग्रहण। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के स्वत्व हरण का ये एक विशिष्ट स्वरूप है और इसी स्वरूप पर पूंजीपति और मजदूर का वर्गीय संबंध, जो कि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का सार तत्व है। पूंजीवादी न्याय शास्त्र का पूरा ढांचा संपत्ति के पूंजीवादी कानून, पूंजीवादी आचार संहिता, एक शब्द में कहें तो पूरी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित होता है। और कितने ही सुधार क्यों न कर दिए जाएं, जब तक उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति रहेगी, मजदूरों का शोषण जारी रहेगा और पूंजीवादी आचार विचार ही समाज के सामान्यतया स्वीकृत आचार विचार रहेंगे। देश की विशाल बहुसंख्या यानी मजदूरों की शारीरिक और मानसिक मुक्ति तो तभी संभव हो जब हस्तगत कर्ताओं का ही हस्तगतीकरण कर दिया जाएगा और मुनाफे के लिए उत्पादन का स्थान उपयोग के लिए उत्पादन ले लेगा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी, जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं। ये इस पुस्तिका की चौथी कड़ी थी। इस पुस्तिका को लिखा था ज़ेल्डा काहन कोट्स ने और उसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।